जय हिंद दोस्तों, स्टडी पॉइंट्स बीआरपी में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम लोग करने वाले हैं जो 6 तारीख को स्टेनो को पेपर हुआ है उसमें जो जीके जीएस पूछी गई है उसका हल करने वाले हैं। तो आइए क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन पूछा गया था कि मौर्य वंश का संस्थापक कौन था। तो मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य थे। उन्हें 322 ईसा पूर्व में मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी। नंद वंश राजवंशों और उनके संस्थापकों के नाम निम्नलिखित हैं। तो आइए देख लेते हैं क्या क्या नाम थे। गुप्त वंश श्रीगुप्त, गुप्त वंश के संस्थापक जो है श्रीगुप्त थे। और आगे सभी वंशों को देख लेते हैं क्योंकि पूछा गया तो आगे पूछे जा सकते हैं इससे सवाल। तो शुंग वंश के संस्थापक थे पुष्यमित्र शुंग थे। कर्ण वंश के संस्थापक थे वसुदेव थे। सातवाहन वंश के थे सिमुक थे। और कुषाण वंश के थे कुजूल कटफिसेस। और आगे देख लेते हैं। शक वंश के थे मौचस। और वर्धन वंश के थे पुष्यभूति या प्रभावर्धन। पाल वंश के थे गोपाल। राष्ट्रकूट वंश थे दंती दुर्ग। और आगे देख लेते हैं। प्रतिहार वंश के थे नागभट्ट प्रथम। चोल वंश के थे विजयालय। चालुक्य वंश के थे पुलकेशिन। पल्लव वंश के थे सिंह विष्णु। सेन वंश के थे सामंत सेन। और आगे हैं सभी आप लोग देख लेंगे, इसको याद कर लेंगे क्योंकि पूछे जाएंगे आगे आने वाले एग्जाम में। सीजल के एग्जाम में जैसे अभी स्टेनो के बचे हुए हैं जो शिफ्ट उसमें पूछे जाएंगे। वंश के संस्थापक थे जलालुद्दीन खिलजी। तुगलक वंश के थे गयासुद्दीन तुगलक। सैयद वंश के थे खिजर खां। और लोदी वंश के थे बहलोल लोदी। और आगे देख लेते हैं कुछ संस्थापक हैं। मुगल वंश के थे बाबर। सूर्य वंश के थे शेरशाह सूरी। मौर्य वंश के थे चंद्रगुप्त मौर्य। नंद वंश के थे महापद्म नंद। दिल्ली होगा इस पर दिल्ली सल्तनत। गुलाम वंश के जो संस्थापक थे वो कुतुबुद्दीन होगा, इस पर कुतुबुद्दीन ऐबक होगा। ठीक, आगे है विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक कौन थे। हरिहर और बुक्का थे विजयनगर के। अगला क्वेश्चन है वानखेड़े स्टेडियम कहाँ स्थित है। तो काफ़ी सिंपल क्वेश्चन पूछा गया था, कहाँ स्थित है। तो स्थित है मुंबई में, महाराष्ट्र में स्थित है। ये भारत के प्रसिद्ध स्टेडियम और उनके स्थापना स्थान देख लेते हैं जो स्टेडियम है। तो नरेंद्र मोदी स्टेडियम है अहमदाबाद गुजरात में है। क्रिकेट का स्टेडियम है ये। ईडन गार्डन कोलकाता में है पश्चिम बंगाल में। क्रिकेट का मैदान है ये। वानखेड़े स्टेडियम मुंबई में है महाराष्ट्र। क्रिकेट का स्टेडियम है ये। और फिरोज शाह कोटला अब इसका नाम हो गया है अरुण जेटली स्टेडियम, जो है दिल्ली में है। क्रिकेट का स्टेडियम है। आगे है MA चिदम्बरम स्टेडियम जो है चेन्नई तमिलनाडु में है। क्रिकेट का स्टेडियम है। और M चिन्नास्वामी स्टेडियम बेंगलुरु में कर्नाटक में है। क्रिकेट का स्टेडियम ये भी है। और राजीव गांधी स्टेडियम है, ये जो राजीव गांधी स्टेडियम है यह है हैदराबाद तेलंगाना में स्थित है। और क्रिकेट का स्टेडियम है ये, क्रिकेट का स्टेडियम है। और देख लेते हैं कुछ। अगला है ब्रोबर्न स्टेडियम मुंबई महाराष्ट्र में स्थित है। और HPCA स्टेडियम धर्मशाला हिमाचल प्रदेश में स्थित है। ग्रीनफील्ड स्टेडियम इंटरनेशनल स्टेडियम जो है तिरुवनंतपुरम केरल में स्थित है। और आगे स्टेडियम कुछ हैं। इकाना स्टेडियम लखनऊ में स्थित है उत्तर प्रदेश में। बरसापारा स्टेडियम गुवाहाटी असम में स्थित है। बिरसा मुंडा हॉकी का स्टेडियम है जो कि राउरकेला उड़ीसा में स्थित है ये। और है मेजर ध्यानचंद स्टेडियम दिल्ली में स्थित है। और कंधीरप्परा जो हॉकी का स्टेडियम है भुवनेश्वर उड़ीसा में स्थित है। और आगे है जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम दिल्ली कोच्चि और चेन्नई में स्थित है, मल्टी स्पोर्ट के लिए है। इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम दिल्ली बैडमिंटन के लिए और कुश्ती के लिए है ये। और आगे है छत्रपति स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स पुणे महाराष्ट्र मल्टी स्पोर्ट्स स्टेडियम है। सवाई मानसिंह स्टेडियम जयपुर राजस्थान में स्थित है जो कि क्रिकेट का स्टेडियम है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन एक शास्त्रीय नृत्य है। तो ऑप्शन दिए गए रहे होंगे इसमें, तो उसमें बताना था कि शास्त्रीय नृत्य कौन है। देख लेते हैं शास्त्रीय नृत्य कौन है। भारत में कुल 8 शास्त्रीय नृत्य हैं जिन्हें संगीत नाटक अकादमी द्वारा मान्यता प्राप्त है।
तो कौन कौन है देख लेते हैं। भरतनाट्यम जो कि तमिलनाडु का है, कथक उत्तर प्रदेश का है, कथकली केरल का है, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का है, ओडिसी उड़ीसा का है, मणिपुरी मणिपुर का है, सत्रिया असम का है और मोहिनीअट्टम केरल का। तो आप लोग इसको सभी याद रख लेंगे क्योंकि ये पूछे जाते हैं एग्जाम में। और आगे है, भारत के सांस्कृतिक मंत्रालय के अनुसार भारत के नौ लोक नृत्य हैं, तो इसको भी याद रख लेंगे आप लोग, कभी पूछा जा सकता है। तो तराइन के संदट में सोयापर मौरी के साथ कौन सा राजन आगे क्वेश्चन है, तराइन के युद्ध में मोहम्मद गौरी के साथ कौन राजपूत शासक हारा था? तो कौन हारा था देख लेते हैं इसमें। तराइन का युद्ध हुआ था 1191 में, मोहम्मद गौरी की हार हुई थी इसमें, पृथ्वीराज चौहान उन्हें हराया था। तराइन के दूसरे युद्ध में पृथ्वीराज चौहान की हार हुई थी। यह युद्ध 1192 में मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच लड़ा गया था, जिसमें गौरी की जीत हुई थी। इस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान की हार के बाद उत्तर भारत में मुस्लिम शासन की स्थापना का मार्ग प्रशस्त हुआ था। आगे है क्वेश्चन, खुशहाली सूचकांक के कितने चरण हैं? तो इसमें खुशहाली के चरण पूछ रहा है, तो देख लेते हैं। खुशहाली सूचकांक के मुख्य 6 चरण हैं, तो कौन कौन से चरण है ये देख लेते हैं। इसमें है, पहला है प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी पर कैपिटल, पहला ये हो जाएगा। और दूसरा है सामाजिक समर्थन, और तीसरा है स्वास्थ्य जीवन प्रत्यास्था, और चौथा है जीवन विकल्प बनाने की स्वतंत्रता, और पांचवा है उदारता, और छठवां है भ्रष्टाचार की धारणा। अगला है, आगे क्वेश्चन है इसी में कहा है, इन 6 संकेतों के आधार पर प्रत्येक देश को 0 से 10 के पैमाने पर स्कोर दिया जाता है। इन 6 सप्तेफाक जवार पर प्रत्यप दरा फासपंड पैमाना पर स्कार दपा जाता है। सबसे अधिक खुशहाली का प्रतीक पूछा गया था, तो इसमें हो जाएगा विश्व खुशहाली सूचकांक 2025 में भारत का स्थान 118वां है। यह सूचकांक 147 देशों में ये पूछा जा सकता है। तो अगला क्वेश्चन है, ये पूछा गया था, सेबी की अध्यक्ष 2025 में कौन बनी थी? 2025 पूछा गया तो कौन बनी थी? ये बनी थी तुहिनकांता पांडे बनी थी। तो ये कब बनी थी? ये 1 मार्च 2025 को बनी थी। ये माधवीपुरी बुर्ज के स्थान पर बनी थी। और आगे है, 1 मार्च 2022 28 फरवरी 2025 तक के लिए थी। और सेबी का फुल फॉर्म है सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया है। इसकी स्थापना, सेबी की स्थापना जो है 12 अप्रैल 1988 में हुई थी। ये भी पूछा जा सकता है कि कब स्थापना हुई थी। सेबी अधिनियम 1992 के तहत वैधानिक मान्यता 30 जनवरी 1992 को प्राप्त हुई थी। और आगे है, सेबी का मुख्यालय मुंबई में स्थित है। सेबी के क्षेत्रीय कार्यालय अहमदाबाद, कोलकाता, चेन्नई और दिल्ली में स्थित हैं। यह एक वैधानिक निकाय है। वर्तमान में नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन हैं? ये पूछा गया था कि नीति आयोग के जो वर्तमान कार्यकारी अधिकारी कौन हैं? ये हैं BVR सुब्रमण्यम हैं। और देख लेते हैं आगे क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 356 क्या प्रावधान किया गया है? 356 में क्या प्रावधान किया गया है? तो देख लेते हैं क्या प्रावधान किया गया है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 356 राष्ट्रपति को किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करने के अधिकार देता है जब वह संतुष्ट हो कि राज्य सरकार संविधान के अनुसार काम करने में विफल रही है। इसे राज्य आपातकाल या संवैधानिक तंत्र की विफलता भी कहा जाता है। राष्ट्रपति शासन को देख लेते हैं। अनुच्छेद 360 के तहत यदि राष्ट्रपति को यह संतोष होता है कि भारत या इसके किसी भाग के वित्तीय स्थिरता या साख को खतरा है तो वह वित्तीय आपातकाल यानी फाइनेंशियल इमरजेंसी घोषित कर सकते हैं। अनुच्छेद 352
के अंतर्गत यदि भारत की सुरक्षा युद्ध, बाहरी आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह के कारण खतरे में है तो राष्ट्रपति शासन आपातकाल घोषित कर सकता है। आगे है 5वीं अनुसूची के बारे में कौन सा सही, मतलब इसमें दिया गया था कि अनुसूची 5 में जो है ना कौन सा कथन सही है। तो ये है, भारत के संविधान में प्रारंभ में 8 अनुसूचियां थी, लेकिन वर्तमान में इनमें संशोधन के बाद कुल 12 अनुसूचियां हो गई हैं। तो देख लेते हैं सभी अनुसूचियों को। तो प्रथम अनुसूची है, इसका विषय है राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के नाम व उनके क्षेत्रफल। व्याख्या इसमें क्या है देख लेते हैं। व्याख्या है, इस अनुसूची में भारत के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के नाम तथा उनकी सीमाएं वर्णित हैं। और दूसरी अनुसूची में क्या है, दूसरी अनुसूची में है, इसका विषय है दूसरी अनुसूची का सरकारी पदाधिकारियों के वेतन भत्ते और विशेषाधिकार। और व्याख्या इसमें है, राष्ट्रपति, राज्यपाल, न्यायाधीश, अध्यक्ष, उपराष्ट्रपति आदि को मिलने वाले वेतन व सुविधाओं का विवरण। तृतीय अनुसूची देख लेते हैं। इसका विषय है संविधान के तहत पद ग्रहण करते समय ली जाने वाले शपथें और प्रतिज्ञाएं। व्याख्या इसमें है, राष्ट्रपति, सांसद, राज्यपाल, मंत्री आदि द्वारा ली जाने वाली शपथों का स्वरूप है इसमें। आगे है चौथी अनुसूची है, इसका विषय है राज्यसभा में राज्यों को दिए गए सीटों का विभाज्य। इसकी व्याख्या है कि किसी भी राज्य को राज्यसभा में कितनी सीटें मिलेंगी, इसका ये उद्देश्य है, उसका निर्धारण होगा। अब 5वीं अनुसूची है, इसका विषय है अनुसूचित जनजातियों और अनुसूचित क्षेत्र का प्रशासन। इसकी व्याख्या है, जनजातियों क्षेत्रों के प्रशासन के लिए प्रशिक्षण प्रावधान। 6वीं अनुसूची है, इसका विषय है पूर्वोत्तर राज्यों असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम जनजातीय क्षेत्रों का प्रशासन। और इसकी व्याख्या है, इन राज्यों में स्वायत्त जिला परिषदों के गठन और उनके अधिकार होंगे। 7वीं अनुसूची में देख लेते हैं, 7वीं अनुसूची क्या, इसकी व्याख्या क्या है, विषय इसमें देख लेते हैं। पहले विषय है संगठनात्मक शक्तियों का विभाजन, संघ, राज्य व समवर्ती सूची। इसकी व्याख्या है, 3 सूचियां हैं, संघ सूची और राज्य सूची और समवर्ती सूची, 3 सूचियां इसके अंतर्गत। और 8वां है इसका विषय 8वीं सूची का भारतीय संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त भाषाएं। इसकी व्याख्या है कि 22 भाषाएं सूचीबद्ध हैं, जैसे हिंदी, संस्कृत, बंगाली, तमिल, तेलुगु आदि भाषाएं। और 9वीं अनुसूची है, इसका विषय है संविधान के कुछ कानूनों को न्यायिक समीक्षा से छूट। और इसकी व्याख्या है, भूमि सुधार जैसे कुछ कानूनों को न्यायालय में चुनौती दी जा सके, यह उद्देश्य। 10वीं अनुसूची का विषय है दल बदल विरोध का कानून है इसमें। 1985 में 52वें संशोधन द्वारा जोड़ा गया सांसद या विधायक द्वारा पार्टी बदलने पर अयोग्यता। और देख लेते हैं 11वीं अनुसूची में क्या है, इसकी व्याख्या पंचायती राज संस्थाओं के कार्य। और 73वें संशोधन 1992 द्वारा जोड़ा गया, जिसमें 29 विषयों पंचायतों को सौंपे गए। और 12वीं अनुसूची है नगर पालिका के कार्य, इसमें है। व्याख्या है 74वें संशोधन 1992 द्वारा जोड़ा गया, इसमें 18 कार्य नगर पालिकाओं को दिए गए हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश की तीव्रता किस इकाई में मापी जाती है? तो कैंडेला या एंगस्ट्रॉम का उपयोग प्रकाश की तरंगदैर्घ्य में मापने के लिए किया जाता है, ये भी हो सकता है। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पोलैंड के प्रधानमंत्री से क्यों मिले थे और उसका मुख्य उद्देश्य क्या था? तो देख लेते हैं इसका मुख्य उद्देश्य क्या था, क्यों मिले थे। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 21-22 अगस्त 2024 को पोलैंड का आधिकारिक दौरा करने गए थे। यह भारत के पहले प्रधानमंत्री द्वारा 45 वर्षों बाद पोलैंड की पहली यात्रा थी, जो डिप्लोमेटिक संबंधों की 70वीं वर्षगांठ के अवसर पर हुई थी। इसका मुख्य लक्ष्य एक व्यापक और दीर्घकालीन रणनीतिक साझेदारी स्थापित करना था। साथ ही रक्षा, व्यापार, विज्ञान, प्रौद्योगिकी,
सांस्कृतिक और सामाजिक सुरक्षा जैसे कई क्षेत्र में सहयोग की नींव रखी गई थी। आगे है संबंध मजबूत करने हेतु रणनीतिक साझेदारी करना था इसमें। अगला क्वेश्चन है उपराष्ट्रपति के पास निम्नलिखित में से कौन सी शक्तियाँ होती हैं। तो कौन कौन सी शक्तियाँ होती हैं, तो इसमें ऑप्शन दिया गया था केवल विधायक शक्ति, केवल कार्यपालिक शक्ति और दोनों, इनमें से कोई नहीं। देख लेते हैं इसमें। तो इसमें जो होता है भारत के राष्ट्रपति के पास केवल विधायक शक्तियाँ होती हैं इसमें, क्योंकि वे राज्यसभा के पदेन सभापति के रूप में कार्य करते हैं और उनकी प्रमुख भूमिका संसद के उच्च सदन के संचालन तक सीमित रहती है। कार्यकारी शक्तियाँ केवल राष्ट्रपति के पास होती हैं, उपराष्ट्रपति के पास नहीं होती हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, इतने क्वेश्चन मिल पाए हैं। तो अब अगले जो शिफ्ट होगी अगले दिन तो उसको देखेंगे। तो अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों तक वीडियो को पहुंचाइए। तो आज के लिए इतना ही।